नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगला बजट जो आने वाला है वो बजट मेरी और आपकी जेब पे लंबी कैंची चला सकता है, और लंबी नहीं, बहुत लंबी कैंची चला सकता है। यानी हम और आप लूटने के लिए प्लेट में सजा के इस देश के उद्योगपतियों के सामने रख दिए जाएंगे। जितना चाहो नोचो, जितना चाहो चीथो और खा जाओ। ऐसी एक व्यवस्था पे जो अगले बजट के लिए कंसल्टेशन चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में बाकायदा इसके हवाले से खबर छपी थी, और इसके साथ साथ कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मार्च 2024 में दिए एक बयान में कहा था कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में विविधता आएगी और उपभोक्ता को नए विकल्प मिलेंगे। हालांकि बहुत सारी संस्थाओं ने, जिसमें कर्स इंटरनेशनल है, कंज्यूमर वॉइस वगैरह हैं, उन्होंने इस पे ऐतराज़ जताया है कि ये हरगिज ना होने दिया जाएगा। अब ये है क्या चीज़? अभी तक जो चीज़ें हम खरीदने जाते हैं, तो आप दुकान से सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या देखते हैं? आप देखते हैं MRP, यानी ये कितने की है। उस MRP पे दुकानदार से बोलते हैं भाई ठीक लगा लो। कुछ दुकानदार पहले ही MRP पे 5% 10% कम कर देते हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे आसपास के इलाके में दवा विक्रेता 10 से 15% MRP पे कम करके दवा दे देते हैं। यानी एक MRP जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो अपर सर्किट है किसी भी चीज़ के प्राइस का। कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे तो वो इससे ज़्यादा नहीं बेची जा सकती, यानी मैक्सिमम प्राइस है। यानी 10 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते इसको। कम में कितने का बेचना है बेच लो। ये व्यवस्था लेके आए थे वीपी सिंह। वीपी सिंह जब ये व्यवस्था लाए तो उस वक्त एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी, जिसको सरल बनाने के नाम पे उन्होंने उसको और ओपेक कर दिया, उसको अपारदर्शी कर दिया। पहले होता था लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा, यानी कोई चीज़ है, अब मान लीजिए एक साबुन आया है, वो साबुन कंपनी कह रही है कि भाई हमारा साबुन जो है वो 22 रुपये का है, उसमें उसका एक्साइज और जो साबुन की कीमत है वो मिला के। अब इसके आगे लिखा होता था 22 रुपीज़ प्लस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। तो आप क्या करते थे? आपका दुकानदार कहता था भाई इस पर 4% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये जो है वो दूर के राज्य से आई है, कर्नाटक से आई है, और इसमें ट्रांसपोर्ट भी लगा है, तो कुल मिला के इतना हो जाएगा। और उस हिसाब से चीज़ें बिकती थी, और बहुत सारे दुकानदार उसको बगैर लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा के ही दे दिया करते थे अपने ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए। यह व्यवस्था वीपी सिंह ने खत्म कर दी। अब आपके सामने एक MRP लिखी होगी, उसमें लोकल टैक्स कितना है पता नहीं। यानी एक चीज जो बंबई में बन रही है वो बंबई के बगल में पुणे में भी उसी MRP पे बिकेगी, और कहीं दूर भी उसी MRP पे बिकेगी। और इस तरह की व्यवस्था बनाने के बाद लंबे समय से ये व्यवस्था चली आ रही थी। इस व्यवस्था में कई सारी खामियां थी और महाखामियां थी, लेकिन वीपी सिंह को, जो कांग्रेस को डेंट करता था, इस देश में एक पूरा इकोसिस्टम है, उसको बहुत महिमा मंडित करते हैं। चाहे जेपी हो, चाहे बहुत सारे लोग मुझे इस पे आलोचना कर सकते हैं, चाहे वीपी सिंह हो, मतलब कांग्रेस के इकोसिस्टम को जो डेंट करेगा, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे। मैं उस पर जाऊँगा तो बहुत दुनिया की बहुत सारी बातें हो जाएंगी। आप सब जानते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कई दफ़ा पे। उसमें मेगा से अवार्डीज़ हैं, उसमें फोर्ड फाउंडेशन है, बहुत सारी चीज़ें। खैर, और मैं कांग्रेस के इकोसिस्टम का बहुत समर्थक नहीं हूँ। मैं सीधी बात करना जानता हूँ, मैं कांग्रेस से मेरे को कोई लेने देना नहीं। तो वीपी सिंह को इसलिए हीरो बना दिया गया था, और किसी ने उस पर आवाज़ भी नहीं उठाई। बड़ा बढ़िया सिस्टम ला रहे हैं। सिस्टम बढ़िया इस लिहाज से था कि भाई जो एक सामान्य आदमी सामान खरीदने जा रहा है, वो बैठ के यहाँ पे लोकल टैक्स का कैलकुलेशन तो करेगा नहीं। अगर दुकानदार ने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो वो लूट जाएगा। लेकिन वो जो MRP होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी एक आदर्श व्यवस्था। अब जो ला रही है सरकार, वो उससे भी खतरनाक लेके आ रही है। इसलिए MRP समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर उसका मजा हम सब ले नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो क्या होना चाहिए था? उसमें ये होना चाहिए था कि आप ये देखोगे ना भाई, कि अगर 20 रुपए की चीज़ है, 30 रुपए खर्चा आया, तो 50 की है, तो भाई 10 रुपए मुनाफा जोड़ के 60 MRP लिखो। अभी होने क्या लगा कि इन दुकानदारों ने अंधाधुंध MRP लिखनी शुरू कर दी। आप जाइए, कभी मॉल में सेल लगी होगी, 50% प्लस 25% डिस्काउंट,
50% प्लस 40% डिस्काउंट। तो भैया इतना डिस्काउंट में वो कैसे दे रहा है? वो इतना डिस्काउंट में इसलिए दे रहा है कि उसने 50 रुपए के माल को 200 रुपए लिख दिया उसके ऊपर। अब वो एक शर्ट है, उसमें 2000 रुपए तूने लिखे हुए हैं भाई। अब 50% दुकान डिस्काउंट हो गया 1000 रुपए, प्लस 40% हो गया, तो यानी वो 1000 का 40% हो गया तो 600 रुपए, यानी 600 रुपए की शर्ट है, 2000 दे रहा है तू लिख के उस पर, और लोगों को लग रहा है डिस्काउंट है डिस्काउंट है। और इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा था। कंपनी अपने आप कोई भी एमआरपी लिख देती थी। बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा इन्फ्लेटेड एमआरपी होती थी, यानी बड़ा चढ़ा के लिखी गई। जैसे मॉल में खरीदने जाओ तो वही पानी की बोतल 50 रुपए की। आपको यकीन नहीं आएगा, 20 साल पहले एक रेस्तरां में मैं खाना खाने गया और वहाँ मिनरल वाटर जो बॉटल उसने मुझे ला के रखी थी, उसको जब बिलिंग करके लाया तो उसमें 100 रुपये लिखे हुए थे। मैंने उससे कहा 100 रुपये की पानी की बोतल भाई, तब 10 रुपये की आती थी। उसने कहा सर इतने की है ये। जब उस पर एमआरपी पढ़ा तो सेम बॉटल थी जो बाहर 10 रुपये की मिल रही है, उस पर एमआरपी 100 रुपये लिखी हुई थी। तो एमआरपी से बीपी सिंह ने इस तरह की लूट का रास्ता खोल दिया था। खैर, अब क्या हुआ, वो लूट का रास्ता चला रहा है। सरकार भी इसमें खुश है। सरकार क्यों खुश है? क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है। जितनी ज्यादा मुनाफा होगा उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। और ये जीएसटी की जब से व्यवस्था आई है, ये तो शुद्ध मुनाफा आधारित व्यवस्था है, क्योंकि आपका जितना वैल्यू एडिशन हुआ उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 40 रुपए का माल खरीदा, 60 का बेचा, तो 20 रुपए पे उसको फायदा होगा सरकार को। अगर 70 का बेचा तो 30 रुपए पे सरकार को 18% जीएसटी मिलेगी, क्योंकि ये व्यवस्था ही लूट की व्यवस्था है। तो इस लूट में सरकार भागीदार बन गई है। यह है जीएसटी की व्यवस्था, जो जीएसटी सरकार लेके आई। अब मैं थोड़ी देर रोक के आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था नई आने वाली है, ये व्यवस्था सरकार ला रही है इसलिए क्योंकि सरकार अब खुलेआम लूट कर पैसे सरकार को चाहिए। और सरकार को क्यों चाहिए ये भी हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि मोदी सरकार का पूरा आर्थिक एजेंडा, टैक्सेशन सिस्टम, यूपीआई सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया लगता है। 11 साल होते होते इस सरकार ने जो आर्थिक एजेंडा सेट किया था वो धड़ाम गिर चुका है, और अब सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो नई व्यवस्था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उस नाकामी को छिपाने का एक तरीका है। आप ऐसे समझिए कि नई व्यवस्था जो सरकार लेके आ रही है वो क्या है। नई व्यवस्था लेके आ रही है एसआरपी। एमआरपी की जगह अब आपके सामान पे लिखा होगा एसआरपी। एसआरपी का मतलब क्या होगा? एसआरपी का मतलब होगा सजेस्टेड रिटेल प्राइस, यानी एक बॉटल अगर वही पानी की है, उस पर लिखा हुआ है सजेस्टेड रिटेल प्राइस 20 रुपए। अब अगर आपको ढाबे वाला, होटल वाला कहता है कि साहब 80 रुपए की मिलेगी, तो आप उसको बोलोगे भाई 80 की क्यों दे रहा है, उस पर तो 10 लिखा है। बोले सर ध्यान से पढ़िए, ये है सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। ये एक सुझाव है कि इतने में बेच सकते हैं, लेकिन ये मेरी बोतल जो है ये तो बहुत दूर से आई है, ये तो हिमालय से आई है, हिमाचल से आई है, तो सोचिए ट्रांसपोर्ट कितना लग गया। फिर वो आपको बोलेगा ऐसा है ना, मैं बर्फ में रखता हूँ बोतल को ठंडा करने के लिए, उसका खर्चा भी तो जोड़ूंगा। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक वाले ये कह के लूटते हैं, तो वो भी तो जोड़ूंगा। तो वो आपको बहुत कुछ भी कह सकता है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी चीज मुक्त कर दिया उनको, व्यापारियों को, कि आप जो भी मैक्सिमम प्राइस है उस प्राइस को हम सजेस्टेड प्राइस कह रहे हैं। आप जो चाहो वो बेच लो, चाहो कम बेच लो, चाहो ज्यादा बेच लो। अभी तक कम तो बेच सकता था, ज्यादा नहीं बेच सकता था। तो इससे क्या हुआ, इसको आप समझिए। इससे यह हुआ कि सरकार ने एक लूट की छूट दे दी बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि ये एसआरपी तय करने का काम भी एमआरपी तय करने के काम की तरह सरकार नहीं करेगी। जिस कंपनी ने माल बनाया है वही कंपनी एसआरपी लिख देगी। और अगर वो माल 2 या 3 कंपनियां ही बनाती हैं, तो वो किस तरह से सिंडिकेशन करती हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं। एक कंपनी दाम तय करेगी, दूसरा भी उतना ही रखेगी, तीसरा भी उतना ही रखेगी, एक बढ़ाएगी, दूसरी भी बढ़ाएगी, तीसरी भी बढ़ाएगी। मिलजुल के ये लोग आपको प्यार से लूटते हैं। तो ये जो लूट है
ये लूट क्या होगी, अब और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, यानी इसको अधिकृत रूप से सरकार छूट दे देगी। तो क्या होगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, हिंदुस्तान लीवर जितने भी हैं, अडानी का नाम भी ले देता हूं, फॉर्च्यून उसने अब हाथ झाड़ लिया है। तो ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के पास में अब सीधा रास्ता है, कुछ भी एसआरपी लिख दो। अब आपको सोचना ही नहीं है कीमत लिखने से पहले, लिखा नहीं लिखा बराबर हो गया ना भाई। उससे वो महंगा बेचे तब भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कम बेचे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी दाम तय करने का पूरा काम उनका हो गया। अब आपके पड़ोस का जो दुकानदार है उसको भी पता है कि मैं इसमें क्या खेल करना चाहूं तो कर सकता हूं। अभी ये होता है कि स्कूटी का जो हॉर्न वाला बटन होता है, मैं दुकान वाले के पास खरीदने गया, उसने कहा साहब 50 रुपये दे दो। मैंने कहा इस पर तो 110 रुपये लिखा है। बोले जी ये बढ़ा के लिखे रहते हैं, इतना डिस्काउंट आता है इस पर। फिर उसने कहा एक ब्रेक वायर भी ले लो। ब्रेक वायर जब मैं खरीदने गया उसकी दुकान पे, तो उसने कहा कि इस पर मैं 20% दूंगा साहब। तो वो एमआरपी का गैप था, वो एक लूट थी। लेकिन अब जब एसआरपी आ जाएगी तो 20 वाले तार के वो मुझसे 100 भी मांगेगा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है वो मेरी शक्ल देख के मांगे, ये आदमी दे सकता है तो मैं ज़्यादा, नहीं दे सकता तो ज़्यादा। आपने देखा होगा प्रगति मैदान में आप जाते हो अभी, तो वहाँ पे जो एमआरपी लिखी होती है वो चीज़ें वो डिस्करेज करते हैं बेचने को, है नहीं जी ये नहीं है। और जिस पे इन्फ्लेटेड एमआरपी होती है वो आपको बेचते हैं। ट्रेड फेयर में जाओ या रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे बाकायदा लिखा रहता है बिस्किट ऑन एमआरपी। एयरपोर्ट पे जाइए, वो हर चीज़ के मोटे मोटे बढ़ा के दाम लिखे रहते हैं और उस दाम से आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये जो लूट सब जगह शुरू हो जाएगी। जो तस्वीर एयरपोर्ट पे है वो प्रगति मैदान में है, वो यहां हो जाएगी। तो ये जो सजेस्टेड रिटेल प्राइस सरकार लेके क्यों आ रही है, इससे हम समझेंगे कि मोदी सरकार का पूरा सिस्टम कैसे फेल हुआ है। आपको भी याद होगा हाल में कर्नाटक सरकार ने एक नई हरकत की थी। हरकत यह की कि जो फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, इन लोगों के ऊपर रेड मारनी शुरू कर दी जीएसटी वालों ने। बोले तुम बहुत कमाई करते हो तो अपनी कमाई में से मुझे टैक्स दो, सरकार को टैक्स दो। अब वो टैक्स सरकार ले रही है उनसे, और इसलिए ले रही है और नए नए तरीके टैक्स वसूलने के निकाल रही है क्योंकि सरकार के पास पैसे कम बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? आपके जीवन में आपके आसपास कई लोग होते होंगे। एक आदमी है जो महीने के 10,000 कमाता है, उसमें से भी 500 रुपये, 1000 रुपये बचा लेता है। दूसरा आदमी 50,000 कमाता है, उसके बावजूद उसके खर्चे ही पूरे नहीं होते, वो इधर से उधार ले रहा है, उधर से उधार ले रहा है। ऐसे आपको 100 लोग मिलते होंगे। मोदी सरकार जो है वो आज की सरकार हमारी ऐसी सरकार है, और बहुत सारी राज्य सरकारें भी, जिनके खर्चे पूरे ही नहीं हो रहे हैं। वो बड़े बड़े सपने देखते हैं। जैसे आपका पड़ोसी वो उधार करके बड़ा वाला 105 इंची का कलर टीवी लेके आता है, 50,000 कमाने वाला, देखा जाएगा। वैसे ही ये बड़ी बड़ी कारें खरीद सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट दे सकते हैं। दुनिया भर का विदेशी कर्जा लिया हुआ है, उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है। लाखों के करोड़ों रुपए के टॉयलेट बनते हैं इंडिया गेट पे। नया संसद भवन चाहिए, कैपेसिटी इसकी भी पूरी नहीं है। और ये सब करते 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 ये लोग खर्चे किए जा रहे हैं अनाप शनाप। अरे ये दोबारा बनेगा। कभी जो नई दिल्ली में रहता है या नई दिल्ली जा रहा है उससे पूछिएगा बागवानी का खर्चा कितना है पूरी नई दिल्ली का। जिस तरह उन्होंने सड़कों को सजाया हुआ है, आप पूरे घर का खर्चा मिला के कभी अपने घर को भी नहीं सजा सकते हो। बहुत रिच आदमी भी होगा तो इतने सारे पौधे, इतने मेंटेन पौधे, पानी, ये नहीं कर सकते। स्ट्रीट लाइट एक से एक फैशनेबल। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के पैसे से दिल्ली सरकार ऐश कर रही है। तो ये जो सरकार की अनाप शनाप फिजूल खर्ची है, अननेसेसरी की योजनाएं हैं, और वो योजनाएं जो इनको वोट बैंक के लिए चलानी है, वो योजनाएं इन्होंने लागू की हुई हैं। और उन योजनाओं के कारण क्या है, सरकार जा रही है घाटे में। और यही घाटे में नहीं जा रहे हैं, राज्य सरकार भी घाटे में जा रही हैं। अगर आप कर्ज का हिसाब निकालो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारी देश की सरकार का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का मिला लो तो करीब करीब 100% पहुंच गया जीडीपी के। कचहरियां गिरवी रखी हैं, आपने खबरें पढ़ी होंगी।
राज्य सरकार बाहर से भी लोन ले रही है, योजनाओं के लिए भी लोन ले रही है। हालत यह है कि नितिन गडकरी को मना कर दिया गया और रेलवे को, खबरदार जो तुमने और कर्ज लिया। वित्त मंत्रालय ने चिट्ठी डाली, इतना कर्जा उठा चुके हैं लोग मार्केट से। कौन? एनएचएआई और रेलवे। तो क्या हो रहा है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ गया है। अब एक तरफ तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा लिया इन्होंने, और जो जीएसटी का सिस्टम बनाया था इसमें इन्होंने 2017 में एक व्यवस्था की थी, भैया साल में 14% की तुम्हारी कमाई बढ़ाएंगे। राज्यों को साथ में मिलाने के लिए, जीएसटी में लाने के लिए कहा गया, देखो भाई जीएसटी सिस्टम में आ जाओ। राज्यों ने कहा हमको क्या फायदा, कल के दिन आप बोलो जीएसटी लगा दिया और कमाई हमारी कम हो गई तो हम राज्य कैसे चलाएंगे। तो बोले नहीं तुम चिंता मत करो, आपको जनता से लेके छीन लाएंगे भाई, 14% सालाना बढ़ेगा तुम्हारा। यह कंपनसेशन होगा, जीएसटी कंपनसेशन। जिसका 14% से 7% बढ़ा उसको 7% केंद्र सरकार देगी, जिसका 10% बढ़ा उसको 2% सरकार देगी। ये था जीएसटी कंपनसेशन। भाई जीएसटी कंपनसेशन देते देते 5 साल का कमिटमेंट था, 2022 आया, कंपनसेशन खत्म। अब पता चला कई राज्य उस जीएसटी कंपनसेशन को झेल गए। कैसे? राज्य क्या है, बना रहा है काम, जो माल बन रहा है मुंबई में बिक रहा है सिक्किम में। तो क्या हो रहा है कि जो जीएसटी है वो सिक्किम वाला तो पे कर रहा है, लेकिन आमदनी वहां भी हो रही है। तो इस चक्कर में बहुत सारे राज्यों को उनका बजट घाटे में आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राज्यों को यह अधिकार है जब चाहे जीएसटी से बाहर निकल सकते हैं। अब केंद्र सरकार का ये जीएसटी का जो सिस्टम लेके आए थे ये लड़खड़ा रहा है, ये लड़खड़ा रहा है, ये गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? इन्होंने क्या किया, जीएसटी लगा लगा के जीएसटी के चक्कर में मुनाफों की छूट दे दी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीएसटी कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा महंगा माल बेच सकें। और ये जो एसआरपी लेके आ रहे हैं ये भी इसी के लिए ला रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके महंगा माल बिके, और महंगा माल बिके तो उस पर कमीशन भी ज्यादा मिले। ये तो एक तरह का सरकार का गुंडा शुल्क हो गया ना। कानूनी अलग बात है कि भाई एक तू अगर 20 रुपये कमा के लाएगा तो 20 रुपये इधर जमा करने का, मैं क्या करूं, तू ज़्यादा कमा ले, मैंने तेरे को रोका क्या? ठीक है साहब, 20 रुपये वो जार से ज़्यादा कमा के ला रहा है, तो लूट किसको रहा है? बाहर वाले को। एक गैंग है पूरा का पूरा जेब कतरों का, मान लीजिए उद्योगपति हैं ये सब है। सरकार को मैं लगान लगाने वाला मानता हूँ, जेब कतरा शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, लेकिन है एक टैक्सेशन सिस्टम। अब क्या हो रहा है कि वो जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा पैसा तभी आएगा और जब वो ज़्यादा कमा के लाएगा तभी तो छीनेंगे। तो अगर 10 का माल 20 में बिकेगा तो सरकार को वो डिफरेंस ज़्यादा होगा, वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा, तो उस पर जीएसटी भी ज़्यादा मिलेगा। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि देश का आदमी जो गरीब था वो बहुत गरीब होता चला गया, अमीर था जो अमीर होता चला गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है वो हिंदुस्तान का हर आदमी दे रहा है। जो आदमी मजदूर बंडल माचिस ले रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है, जो आदमी प्लास्टिक की बोतल खरीद रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है, मग्गा बाल्टी ला रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है। यानी हिंदुस्तान में हर आदमी, माचिस खरीदने वाला भी जीएसटी दे रहा है। यानी सरकार के पास में हर गरीब से अमीर सब आदमी जीएसटी दे रहे हैं। लेकिन जीएसटी वसूल करने के बाद सरकार की वो नीतियां उस आदमी को पैसा लौटा नहीं रही हैं। मैंने टैक्स वसूल लिया लेकिन मुझे विकास कार्य ऐसे करने चाहिए कि उस आदमी को उसका लाभ मिल जाए। तो जो छोटा आदमी है वो निचोड़ता जा रहा है। योजना क्या बन रही है? अडानी जी को इतना सब्सक्रिप्शन दे दो, इनको ये SEZ घोषित कर दो ताकि ये ज़्यादा इनका टैक्स बच जाए। उनको टैक्स में छूट दी जा रही है, कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया है, तमाम सारी चीज़ें। जैसे कि अभी ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें सरकार आपको ये जो सैमसंग एप्पल को मिल रहा है, ये एक इंसेंटिव मिलता है इनको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो दिया जा रहा है। वो पैसा वहाँ खर्च किया जा रहा है, हाईवे पे खर्च किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मुझे बताइए इस देश में ये जो 220 की स्पीड वाले हाईवे हैं कितने % आबादी के काम के हैं? इस हाईवे के महंगे हाईवे के बनने का फ़ायदा कौन उठा रहा है? कॉरपोरेट। और उस हाईवे पे जो टोल की वसूली हो रही है, अमीर लोग एक तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टोल की वसूली हो रही है उस टोल की वसूली के कारण जो एंड प्रोडक्ट बिक रहा जा रहा है आम आदमी के पास में, वो भी महंगा होता रहा है। तो अब आपने आंकड़े देखे होंगे, गरीबों वाले मकान नहीं बिक रहे हैं, गरीबों वाली मोटरसाइकिल नहीं बिक रही है। आप
ढूंढने चले जाओ, 50 लाख के नीचे का फ्लैट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा बड़े शहरों में। आप चले जाओ, बाइक 50-60 हज़ार वाली बाइक बिकी नहीं रही है। मारुति कंपनी संकट में पड़ी हुई है क्योंकि सब महंगी गाड़ियों वाले के पास तो पैसे हैं, बाकी लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आप इनकम के आंकड़ों पे जाना पड़ेगा। थोड़े आंकड़ों समझ लेते हैं। आंकड़े मैं जानता हूँ बोरिंग होता है, इधर देख देख के बोलता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके आंकड़े हैं। 2015 से 25 के बीच में गरीब आदमी कैसे गरीब हुआ है, इसको समझने के लिए पहले तो मैं आपको जीएसटी वाला बता ही चुका हूँ कि कैसे मुनाफा उस गरीब क्लास से लगातार खींचा जा रहा है, चूसा जा रहा है। और उसके बाद में जब वो चुकाने वाले की खपत कम हो गई, वो आदमी 2 की जगह 1 चीज़ खरीद रहा है, कम चीज़ें खरीद रहा है, तो जाहिर बात है सरकार के पास टैक्स कम हो रहा है। टैक्स कम हो रहा है तो टैक्स का दायरा बढ़ाने की बातें आ रही हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनली विकसित देश है उसमें 25% के करीब टैक्स का बढ़ोतरी होनी, जीडीपी का 25% टैक्स आना चाहिए। भारत में ये बहुत 15% से भी कम है। तो क्या करती है सरकार? टैक्स का दायरा बढ़ाओ। दायरा बढ़ाने के नाम पे क्या करती है? नए नए टैक्स लगाती है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो आम आदमी है, जब उसके पास संसाधन नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं रही। अब उसका शोषण हो रहा है, और कैसे मेरे और आपके वेतन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार वहां तो हमको प्रोटेक्शन दे नहीं रही है कि भाई, बल्कि उल्टा उनको प्रोटेक्शन दे रही है, हड़ताल नहीं करो, ये ना करो। तो जो हालत है, सीपीआई जो है, मुद्रास्फीति की दर, वो 2015 तक 5% होती थी, 6% हो गई है। ये एक बेस मान के चलते हैं। अब अगर ये बढ़ गई है तो अब आप सोचिए कि ट्रक ड्राइवर की औसत कमाई भी इतनी बढ़नी चाहिए, यानी इसमें 15% ही कम से कम बढ़ोतरी तो होनी चाहिए ना। और ये जो कमाई है ये 25 से 30 हज़ार होती थी 15 में भी, और अब भी 25 से 30 हज़ार ही होती है। खर्चों में 79% की वृद्धि हो चुकी है इन 10 सालों में। लेकिन जो आमदनी है उतनी है। संगठित क्षेत्र जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें वेतन वृद्धि हुई है जितना कि इन्फ्लेशन हुआ है, मुद्रास्फीति हुई है 6 से 7% के आसपास। यानी इससे आप ये देखेंगे तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, यानी पक्की नौकरी वाले, उनके जो है वो वेतन वृद्धि जो है वो 6 से 7% होती थी 2014-15 तक। यानी जितनी मुद्रास्फीति हो रही है उतनी होती थी, महंगाई के बराबर। जितनी महंगाई बढ़ती वेतन बढ़ता जाता था। अब हो रही है 3 से 4%, यानी मुद्रास्फीति से कम वेतन वृद्धि हो रही है। तो इस क्लास की भी परचेजिंग पावर कम हो रही है, जो पक्की नौकरी वाले लोग हैं। और जो मिनिमम सैलरी वाले लोग हैं, न्यूनतम वेतन वाले, उनके 15, तब के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अभी भी न्यूनतम वेतन कानून का बड़े लेवल पर उल्लंघन हो रहा है, उनको कुछ मिलता नहीं है। और इसके साथ साथ स्वरोजगार करने वाले जो लोग हैं, उनकी मासिक आय, जो लोग दुकान काम धंधा करते हैं अपना, वो 2019 में 7,000 थी, 7,017 रुपये, और अब हो गई है 6,843। ये 2022 का आंकड़ा है, यानी 7,017 से 6,843, यानी गिर गई है। इसके साथ साथ कोविड-19 वाला आंकड़ा छोड़ दो, नोटबंदी के प्रभाव वाला आंकड़ा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये हुआ है कि कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ गया है। औसत स्तर पे रहा करता था जो मुनाफा 14 में, वो 15 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया 2021 से 24 के बीच में। अब इसे देखिए, रियल वेतन कम हो रहा है, कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास दर, सोचिए, मुनाफा कमा रहा है, औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। 7.4% होती थी 2015-16 में, 23-24 में 3.8% का अनुमान है। अब आप सोचिए, शहरों में बेरोजगारी 8% होती थी करीब, अब 10% हो गई है 2024 में। सीएमआई के आंकड़े हैं। महंगाई और वेतन की तुलना आप लगा लीजिए। अब जब आप इस पूरे आंकड़े पे जाएंगे तो आम जनता के पास पैसे नहीं हैं। जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ से खरीदेगी? जब वो खरीदेगी नहीं, सरकार के पास टैक्स कम जाएगा। अब सरकार के पास टैक्स कम जा रहा है, टैक्स का दायरा क्या बढ़ाओगे? सबको तो दायरे में डाल दिया है। टैक्स के स्लैब भी बदलने की बात हो रही है, पूर्ति फिर भी नहीं हो रही है। तो अब एक नया तरीका निकाला गया, एसआरपी वाला, जिस पे हम बात कर रहे हैं, कि अब खुली छूट दे दो भाई सामने वाले को, जितना चाहो उतना प्रॉफिट कमाओ।
हिंदुस्तान लीवर भी खुश, नेस्ले भी खुश, सब खुश हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखिए, इससे पूरी व्यवस्था ठप हो गई है, क्योंकि टैक्स के दायरे में ज़्यादा लोगों को लाने के चक्कर में जब आप फुटपाथ के दुकानदार के ऊपर जीएसटी की रेट डालते हो तो वो कहता है कि मैं कल से आपसे यूपीआई पेमेंट नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा मुनाफा तो ज़्यादा है नहीं। तुम यूपीआई से पेमेंट करके जाते हो, रिकॉर्ड में आ जाता है टैक्स की झंझट, फिर उसके जीएसटी के हर महीने उसके रिटर्न भरो, ये 100 झंझट है। उस पूरे के पूरे मामले के लिए एक आदमी की मदद चाहिए होती है, एक आदमी चाहिए जो उसको भरे। वो दुकानदार जो वहाँ बैठ के बुध बाजार में, मंगल बाजार में, हाट में, वो पटरी पे जो है बनियान बेच रहा है, वो आदमी जीएसटी टैक्स तो भर नहीं लेगा। वो किसी को पैसे देगा तो कहेगा तुम एक तरफ जाओ, मुझे नहीं चाहिए यूपीआई। और जैसे ही यूपीआई कम होती है तो आपका जो यूपीआई का सपना था वो भी ढह गया। कैसे ढह गया? ये तो यूपीआई ले ही नहीं रहे हैं, और अभी तो यूपीआई को पेड बनाना है सरकार को, क्योंकि यूपीआई के इस्तेमाल में जो खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे अभी तक कहीं से नहीं मिल रहे हैं। बैंक कह रहा है भाई मैं आप यूपीआई मेरा इस्तेमाल करते हो, मेरे खर्चे हैं इसमें, मुझे कुछ दो। सरकार चुप करा देती है। उधर पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया जो है वो भी, जो यूपीआई का पूरा संचालन करता है, वो भी कह रहा है कि भैया अब जो है वो कितना सरकार की सब्सिडी से चलें। अब वो नए नए तरीके निकालते हैं, 2% पैसा निकालने पे लगा दूं, 4% इस पे लगा दूं। इससे यूपीआई कब तक खिंचेगा? और यूपीआई को जैसे ही तुम पेड करने लगोगे और लोग छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप सोचो, जो इकोनॉमी में आपकी नज़र रहनी चाहिए थी, सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए था, वो तो खत्म हो गया। क्योंकि यूपीआई जब नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना कैश में बिका, कितना बिका, नहीं बिका, उसने टैक्स चुराया, दिया नहीं दिया, पहली चीज़। दूसरा, जब आप ये कर दोगे सजेस्टेड रिटेल प्राइस, तो 2 का माल आदमी ने 5 का बेचा, वो क्यों बिल बना के देगा? और देगा तो कहेगा भाई ऐसा है मैं थोड़े पैसे कम कर लूँगा, तुम बिल मत लो। अगर जिद कर रहे हो तो 2 के 2 रुपये का ही बिल ले लो। चाइनीज़ माल आता था, याद है, वहाँ से टैक्स बचाने के लिए क्या होता था, आप जाते थे क्या चाहिए, इतना बड़ा खिलौना, कहेगा 500 रुपये का। आप उसको इस पर प्राइस तो लिखी हुई है 20 रुपये, बोले वो ऐसे ही लिखी हुई होती है। क्यों? क्योंकि चाइना से वो 20 में भेज रहे हैं, 20 के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, बाकी चोरी हो रही है। तो इसका उपाय क्या है? सॉल्यूशन लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन यही है भाई साहब, लूट बंद कर दो। जिस दिन सरकार टैक्स को कम कर देगी, जिस दिन टैक्स सुगम हो जाएगा, जिस दिन टैक्स खुशी खुशी आदमी चुका पाएगा, जिस दिन टैक्स चुकाने में आदमी को आफत नहीं आएगी, उल्टे सीधे नियम नहीं होंगे, उस दिन लोग खुशी खुशी टैक्स देने लगेंगे। जितना ज़्यादा टैक्स होता है उतनी ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है, जितनी ज़्यादा टैक्स की सख्ती होती है उतना ज़्यादा लोग टैक्स से बचते हैं। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये है कि जो टैक्स की फिलॉसफी 2017 से सरकार लेके चली थी वो ढह गई है। इनको जितने पैसे चाहिए उसकी रिकवरी हो नहीं पा रही है। रिकवरी के नए नए तरीके निकालते हैं, तो जो इन्होंने एक तरीका यूपीआई वाला निकाला था, अब वो तरीका पकड़ा जाने लग गया है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के नेट में लाने की कोशिश करेंगे, लाएंगे तो छोटे उद्योग और सब दुकान बंद कर देंगे। क्योंकि अगर एक रिलायंस टी शर्ट बनवाता है 10,000 तो उसको टी शर्ट पड़ती है 70 रुपये की, ये बनवा के ला रहा है 100 रुपये की, ये टैक्स वैक्स चुरा के 120 में बेच दे रहा है, रिलायंस भी 120 में, 130, 140 में बेच रहा है। तो जो बल्क में काम करने वाले हैं उनको खा जाएंगे। तो टैक्स चोरी ही इनके अस्तित्व का एकमात्र गारंटी है इन गरीब लोगों के। तो ये छोटी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएंगी, और छोटी इंडस्ट्री और कारोबार बंद होंगे तो बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, फिर जनता के पास पैसा नहीं रहेगा। तो एक ही रास्ता है, टैक्स में राहत दो, टैक्स कम करो, और जो दुनिया भर अनाप शनाप सब्सिडी दे रहे हो अमीरों को वो बंद करो। अपने सरकार खर्चे कम करे, मंत्री कम रखे, ये विमान यात्राएं कम करे, अननेसेसरी जो बर्बादी सरकार करती है पैसों की उसको कम करे। आप किसी भी यूरोपीय देश की उठा के सड़कों वड़कों की तस्वीरें देखिएगा, उसमें पैच वर्क होता है और वो अपनी मेंटेन करके चलाते रहते हैं। यहाँ नई बनाते रहते हैं जो अपनी वाली हैं, जो खुद ही पड़ी हुई हैं। ठेकेदार पैसे खा रहा है, ठेकेदार कल्याण योजना चल रही है, भ्रष्टाचार सब कुछ चल रहा है। और इसके साथ में ये समझ लीजिए कि पूरा जो मॉडल है इकोनॉमी का वो तो लड़खड़ा गया ना। जो नीति मोदी जी लाएगा वो फेल होती हुई दिख रही है 10 साल 11 साल में। उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आप समझ गए होंगे और आप तैयार भी हो गए होंगे कि आने वाले समय में मोटी जेब कटेगी तो कैसे बचा जाए।
उसका तरीका, उसका विरोध करें और विरोध करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।